हेलो एवरीवन, दिस इज भव्या राजश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड टू क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बीच के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। एक ऐसा लॉ जो 152 ईयर्स तक चलता रहा और एक दिन रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? BSA वन ऑफ द 3 स्टैट्यूट्स है। BSA के साथ कौन कौन से कानून आए थे? BNS भारतीय न्याय संहिता एंड BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 3 लॉज एक साथ इनेक्ट किए गए थे ऑन 1 जुलाई 2024। ठीक है, और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि BNS अमेंडमेंट नहीं था, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। इट वॉज अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट, नॉट द अमेंडमेंट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था? सबसे पहला सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफेंस। ये सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन ने 1871 में इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था, और ये जब इनेक्ट हुआ था तो एक्ट 1 ऑफ 1872 इसको नाम दिया गया था। एक्ट 1 ऑफ 1872। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट इज वन ऑफ द 3 स्टैट्यूट्स विच वॉज इनेक्टेड ऑन 1 ऑफ जुलाई 2024। नाउ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड अदर 2 स्टैट्यूट्स BNS एंड BNSS। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 11th of August 2023, एग्जामिन बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स। उसके बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया, विड्रॉ करके रिप्लेस किया गया। विड्रॉ कब किया गया? 12 दिसंबर 2023 को, एंड री इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द सेम डे एज भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल 2023। नाउ पार्लियामेंट ने फिर पास कब किया? 20 दिसंबर 2023। राज्यसभा ने पास कर दिया नेक्स्ट डे 21 दिसंबर 2023, और प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिल गई आपको 25 दिसंबर 2023 को, और ये बनता है एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। तो इतनी चीज़ें आप ये डेट्स याद रख सकते हैं इस एक्ट से रिलेटेड। अब ये देखो कमेंसमेंट, इसकी कमेंसमेंट की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ 1 ऑफ जुलाई 2024, वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 23 फरवरी 2024, गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डेट्स याद रखिए। रिपील, इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज कम्प्लीटली रिपील्ड बाय BSA। ठीक है, और ये कौन कहता है, कौन सा सेक्शन कहता है? इट इज स्टेटेड इन सेक्शन 170 ऑफ BSA। 170 क्लॉज 1 ऑफ BSA में ये लिखा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील हो जाता है, और जो भी पुराने एक्ट्स के इंडियन एविडेंस एक्ट के टाइम पे जो भी डिसीजन, जो भी जजमेंट्स आई हुई है, उनको ये अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आगे से इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और इसका लॉन्ग टाइटल भी पूछा जा सकता है बहुत बार एग्जाम में। लॉन्ग टाइटल ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेयर ट्रायल वर्ड अब हमारे लॉन्ग टाइटल में यूज हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 170 क्या कहता है। जो अभी मैंने जस्ट बताया कि 170 क्लॉज 2 रिपील होने की बात करता है कि 170 इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील हो गया। ये ऐसा कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील एनी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग और अपील दैट वाज पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी केसेस फाइल हो चुके हैं, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी ऑलरेडी प्रोसेस में है, और उनमें इंडियन एविडेंस एक्ट यूज़ हुआ है, तो वहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट ही यूज़ होगा। लेकिन 1 जुलाई के बाद जो भी ट्रायल कमेंस होगा, 1 जुलाई के बाद जो नए ट्रायल्स कमेंस होंगे, नए केसेस फाइल होंगे, उनमें BSA यूज़ होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यूज़ होगा। ठीक है, तो एज इफ अधिनियम हैड नॉट कम इनटू फोर्स, मतलब पहले वाले जो भी फाइल्ड है ऑलरेडी, उन पे
इंडियन एविडेंस एक्ट इस तरह से अप्लाई होगा जैसे बीएसए एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन आगे 1 जुलाई 2024 के बाद जो केसेस आएंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ बीएसए ही अप्लाई होगा, राइट। अब हम देखते हैं आगे। Why this matters every single day? Indian Evidence Act is replaced but not dead. Why? क्योंकि उसके सारे प्रोविजंस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बीएसए में। इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको हमने पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है इन द बीएसए। विच स्टैट्यूट अप्लाइज इज डिसाइडेड बाय डेट एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब प्रोसीडिंग की क्या डेट है इस पर डिपेंड करेगा कि बीएसए अप्लाई हो रहा है या इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो रहा है, राइट। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर द सेम हाउस रीनंबर्ड। ये मैंने इसलिए लिखा है आर्किटेक्चर द सेम हाउस रीनंबर्ड क्योंकि एक सेम घर में रहने वाले लोग सेम है, आर्किटेक्चर घर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, उसमें बस रीनंबरिंग हो गई है, ठीक है। पहले 167 प्रोविजंस थे, अब 170 हो गए हैं, तो इसको हम अभी आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। तो द स्केलेटन ऑफ स्टीफेंस एक्ट सर्वाइव्स इंटैक्ट। स्टीफेंस ने जो इंडियन एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर दिया था, स्केलेटन दिया था, वो अभी भी इंटैक्ट है बीएसए में, वो अभी भी वैसे ही है। रेलेवेंसी पहले आता है, जो एविडेंस के जब आप चैप्टर्स देखोगे उसमें पहले रेलेवेंसी आती है, फिर प्रूफ आता है, फिर प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस आता है, और उसके बाद अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा हुआ है तो आप ऑलरेडी 85% ऑफ बीएसए जानते हो, 85% ऑफ बीएसए आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज कहाँ से आ रही है ये हम देखते हैं। सबसे पहले इस साइड के कॉलम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये जो चार्ट में दिखा रही हूँ इसमें। तो पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के अंदर सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 आया करता था, ठीक है। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में पहले अब सेक्शन 3 से 50 तक आते हैं बीएसए में, सेक्शन 3 से 50 तक बीएसए में आते हैं। पहले 5 to 55 आया करता था अंडर पार्ट 1 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ओके। तो यहाँ डिफरेंस है, मैंने कहा ना आर्किटेक्चर सेम है, सिर्फ रीनंबरिंग हो गई है। इसके बाद ऑन प्रूफ के सेक्शंस क्या थे, सेक्शन अब बीएसए में क्या है, चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, अब हम पढ़ते हैं 51 से 53 के अंदर, ठीक है। चैप्टर 4 ओरल एविडेंस पढ़ते हैं हम 54-55 के अंदर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ते हैं 56 से 93 के अंदर, एंड एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ते हैं 94 से 103 के अंदर, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, चैप्टर 3 हमारा फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड आता था 56 से 58 के अंदर। चैप्टर 4 जो है ओरल एविडेंस वो आता था 59 एंड 60 के अंदर, एंड चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता था 61 से 90A के अंदर, एंड चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता था 91 to 100 के अंदर। तो यहाँ पे पूरी इंटरमिक्सिंग हुई है, इंटरमिक्सिंग भी नहीं कहेंगे, इसके रीस्ट्रक्चरिंग नंबरिंग हुई है बस अंदर, और कुछ नहीं। पार्ट 4 में क्या हुआ, चैप्टर 7 जो है बर्डन ऑफ प्रूफ हम पढ़ते हैं अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 104 से 120, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में था 101 से 114A के अंदर। चैप्टर 8 स्टॉपल जो 121 से 123 पढ़ते हैं आज, वो पहले था 115 से 117। वैसे ही चैप्टर 9 विटनेसेस जो 124 से 139 में पढ़ते हैं आज, वो चैप्टर 9 में 118 से 134 के अंदर था। चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 140 से 168 तक पढ़ते हैं, ये पहले 135 से 166 में था। चैप्टर 11 इम्प्रॉपर एडमिशंस एंड रिजेक्शन 169 सेक्शन में आज पढ़ रहे हैं, ये हमारा 167 में था, ठीक है। और ये जो 170 है रिपील एंड सेविंग्स, ये हमारे एविडेंस एक्ट में रिपील वाला चैप्टर नहीं था, ठीक है। तो इतने चेंजेस देख लिए। अब देखते हैं स्केड्यूल जो है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी स्केड्यूल नहीं था, ठीक है, कोई भी स्केड्यूल नहीं था। बट आज हमारे पास
सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 63 क्लॉज 4 सब क्लॉज सी पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये स्केड्यूल में ऐड हुआ है, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एरिथमेटिक ऑफ चेंज, मतलब नंबर पहले 167 था, अभी 170 है, तो कुछ तो ऐड हुआ होगा। ये चेंज आ कहाँ से रहा है, ये नंबर में जो चेंज आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो अब देखते हैं। अगेंस्ट 167 सेक्शंस ऑफ ओल्ड एक्ट द अधिनियम हैज 170, राइट। द डिफरेंस इज अकाउंटेड फॉर बाय 5 ओमिशंस, मतलब 5 सेक्शंस ऐसे थे जो कम्प्लीटली डिलीट कर दिए गए, 2 एंटायरली न्यू सेक्शंस, 2 ऐसे सेक्शन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थे नहीं, वो आज ऐड कर दिए गए हैं, एंड सेवरल मर्जर्स एंड सेवरल स्प्लिट्स, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत सारे अलग अलग जगह स्कैटर्ड थे, उनको एक जगह पे मर्ज कर दिया गया है। कुछ ऐसे सेक्शन थे जो एक सेक्शन को हमने स्प्लिट कर दिया है बीएसए में, ठीक है। रेस्ट इज रीनंबरिंग विथ मॉडर्नाइज्ड ड्राफ्टिंग, और बाकी जो सेक्शंस हैं सबको रीनंबरिंग हुई है, बस अंदर के पर्टिकुलर्स में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो हम सबको देखेंगे वन बाय वन। पहले हम देखते हैं 5 ऐसे सेक्शंस जो ऑल टुगेदर ओमिट हो गए, ख़त्म हो गए, बिल्कुल अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थे बट वो बीएसए में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 22A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 22 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये अब एग्जिस्ट नहीं करता हमारे बीएसए में। रिडंडेंट वंस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 20 बीएसए नाउ कवर्स बोथ। अब हमारा जो सेक्शन 20 है बीएसए के अंडर वो इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट्री दोनों को कवर करता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 82 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये भी कम्प्लीटली रिपील हो गया, कम्प्लीटली ओमिट हो गया है। इसमें प्रिजम्पशन एज टू अ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर, तो ये कॉलोनियल पीरियड का रेलेवेंस था इसमें, तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं थी, इसको हमने बिल्कुल ही हटा दिया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 88 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या है? प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, तो टेलीग्राम तो आज यूज़ होता ही नहीं है, तो ये भी रिडंडेंट हो गया, बिल्कुल हमारे यूज़ का नहीं था, इसको भी हमने बिल्कुल हटा दिया। सेक्शन 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? प्रूफ ऑफ सिजेशन ऑफ टेरिटरी स्पेंट प्रोविजन, ये भी हमारे काम का अब नहीं रहा, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। सेक्शन 166 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पावर ऑफ जूरी और एसेसर्स टू पुट क्वेश्चन, जूरी ट्रायल्स वर अबॉलिश्ड इन इंडिया डिकेड्स अगो, तो जूरी ट्रायल्स तो हमारे इंडिया में बहुत साल पहले ही ये अबॉलिश हो चुके हैं, तो ये तो हमारे यूज़ का ही नहीं है, इसलिए ये 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन 22 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 82 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 88 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 166 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 5 ऐसे सेक्शंस हैं जो कम्प्लीटली ओमिट हो चुके हैं, ठीक है, ये आप याद कर लो। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रांड न्यू 2 सेक्शंस। ब्रांड न्यू 2 सेक्शंस कौन से हैं? बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाली है इनको, जिसका काउंटर पार्ट अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में ढूंढना चाहें तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नए इंट्रोड्यूस हुए हैं बीएसए में, ठीक है। तो पहला है सेक्शन 61 एंड सेक्शन 170। सेक्शन 170 तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, रिपील वाला। रिपील मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट कम्प्लीटली रिपील हो जाएगा, और 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी केसेस और ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जिसमें भी बीएसए यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, वो उसमें जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी यूज़ हो रहा है उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट ही यूज़ होगा, लेकिन आगे जो प्रोसेस, आगे जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी होगी 1 जुलाई 2024 के बाद, उसमें बीएसए यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 61 तो अभी हमारे लिए नया है, ये क्या है देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड एडमिशन मेरली बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, सब्जेक्ट टू सेक्शन 63, इट हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी एज एनी अदर डॉक्यूमेंट। 61 कहता है कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एडमिट करने से मना नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक है,
ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एंट्री गेट है। एक तरीके से मान लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एंट्री को परमिट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एडमिसिबल है, लेकिन कब एडमिसिबल है? सब्जेक्ट टू कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 63। सेक्शन 63 में जो कंडीशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं उनको अगर ये फुलफिल करता है तभी ये एडमिसिबल है, ठीक है। लेकिन 61 सिर्फ इतना कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिशन से नहीं रोका जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। लेकिन उसको एडमिट किया ही जाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? वो सेक्शन 63 में जो कंडीशंस दिए हुए हैं अगर उसको फुलफिल करता है तो उसको एडमिट किया जाएगा, राइट। तो ये दो सेक्शंस आप याद कर लो, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 170, सॉरी सेक्शन 61 एंड सेक्शन 170, ये दो सेक्शंस हैं जो न्यूली इनेक्टेड हैं। अब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो मर्ज हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थे इधर उधर डिफरेंट सेक्शंस में, उनको मर्ज किया गया है। तो कौन कौन से सेक्शंस मर्ज हुए हैं? सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को मर्ज करके सेक्शन 2 बना दिया गया है, 1 डेफिनेशन क्लॉज हो गया है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों में डेफिनेशंस थे, अब ये सेक्शन 2 ऑफ बीएसए 1 डेफिनेशन क्लॉज हो गया है, ठीक है। सेक्शन 3 क्या है? कोर्ट की डेफिनेशन है। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 कोर्ट की डेफिनेशन थी, ठीक है, जो अब बीएसए में 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कवर्ड है, ठीक है। पहले सेक्शन 3 कोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 3 में थी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर, जो अब बीएसए में सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर है। वैसे ही कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन, डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, एविडेंस, फैक्ट, फैक्ट इन इशू, मे प्रेज्यूम, नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड, रेलिवेंट, शैल प्रेज्यूम, ये सारे स्कैटर्ड थे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर। ये सारे डेफिनेशंस इंडियन एविडेंस एक्ट में स्कैटर्ड थे, इन सबको हमने एक में कर दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंडर A to L, ये सारे आ गए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने दो सेक्शंस को 3 और 4 को मर्ज करके सेक्शन 2 बना दिया। नेक्स्ट देखिए, 2 डेफिनेशंस द एग्जामिनर केयर्स अबाउट। दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो पहला है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 3, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 3 था डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, वो अब सेक्शन 21D हो गया है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट और स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड करता है, जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी वहाँ नहीं था, ठीक है। यहाँ हमने इंक्लूड किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी, ठीक है। और इलस्ट्रेशन 6 क्लियरली कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑन ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप और स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल एविडेंस आर डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। अब दूसरी क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है, वो है सेक्शन 3 एविडेंस की डेफिनेशन, ठीक है। एविडेंस में जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आ गया है 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंदर, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली को भी इंक्लूड किया गया है जो हमारे एविडेंस एक्ट में नहीं था, ठीक है। तो a witness disposing over video conferencing is giving oral evidence, not documentary evidence, ठीक है। oral evidence now expressly includes statement given electronically। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड ओरल एविडेंस नाउ इंक्लूड्स स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, तो वहाँ आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए कि येस इट इज़ अ न्यू चेंज इंट्रोड्यूस्ड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट। अब हम सेक्शन 2 सब क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 2 देखते हैं, बोरोइंग क्लॉज जिसको कहते हैं। बोरोइंग क्लॉज इसको क्यों कहते हैं? वर्ड्स यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन अधिनियम कैरी द मीनिंग गिवन टू देम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब कोई ऐसे वर्ड्स जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में
डिफाइन नहीं किए गए हैं बट यूज़ किए गए हैं। और अगर वो डिफाइंड नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो उसकी मीनिंग हम कहाँ से निकालेंगे? उसकी मीनिंग हम निकालेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, या फिर भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, इसी तरह से हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन डिवाइस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इंटरमीडिएट, इन सब की डेफिनेशन हमने कहाँ से लिया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से लिया है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी हुई है। राइट, चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, द हार्ट ऑफ द न्यू एक्ट। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चीज़ें थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कम प्रेफरेंस दी हुई थी, तो अब जो हमारा बीएसए है, बीएसए में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला पार्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर हम सिर्फ ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम कवर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सेक्शन 61, जो मैंने गेटवे बताया था। सेक्शन 61 क्या कहता है? एक तो इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।